एक कच्चे मकान में एक जवान लड़की अपनी मकान की छत को लगातार देख रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। क्या देख रही है पावनी? माँ, ये मकान कब से है? मतलब क्या क्या पूछती रहती है। बताओ ना माँ, ये मकान कब से है? मुझे नहीं पता, जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी उससे भी पहले से है। और आपको पता है कि ये मकान कच्चा होने के बाद भी क्यों खड़ा है अब तक? अब मुझे क्या पता, क्योंकि पुराने जमाने के लोगों की कमाल की इंजीनियरिंग होती थी। देखो ना, एक एक कॉलम की जगह रखी है लकड़ियां, कितने सही तरीके से रखी गई हैं। और दीवारों को देखो, ऐसा लगता है कि ओ इंजीनियर मेम साहब, मैं ये कहने आई थी कि खाना बन गया है, चल आजा रोटी खा ले। ठीक है, आती हूँ। ये कहानी है कमला और उसकी बेटी पावनी की। पावनी शहर के एक बड़े कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसकी माँ कमला गांव में ही खेती करके अपना और अपनी बेटी पावनी का पेट पाल रही थी। जब भी पावनी को 2-3 दिन की छुट्टी मिलती तो वो अपनी माँ से मिलने गांव आ जाती। अगली सुबह पावनी फिर से शहर के लिए रवाना हो गई और फिर कॉलेज में। अब हाय पावनी, कैसी हो? हाय समीर, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ। अब मैं भी ठीक हूँ। आंटी कैसी है? माँ, वो भी एकदम ठीक है। अच्छा पावनी, कल मेरा बर्थडे है, सारे क्लासमेट्स मेरे घर आ रहे हैं, तुम भी आओ ना। मैं सोचकर बताऊंगी। ऐसे मत बोलो यार, सब आ रहे हैं, तुम भी आना ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। पावनी की बात से समीर खुश होकर वहां से चला गया। पावनी बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी, इसीलिए समीर पावनी को बहुत पसंद करता था। फर्क इतना था कि पावनी गरीब घर से आती थी, जबकि समीर शहर के बड़े बिल्डर ओम प्रकाश का बेटा था। शाम को पार्टी में समीर के सारे दोस्त आए। जो लड़कियां उस पार्टी में आई थीं, वो सब एकदम मॉडर्न कपड़ों में पहुंची थी, लेकिन एक पावनी ही थी जो साड़ी पहन कर गई थी। फिर पार्टी खत्म होने के बाद, सुनो बेटा समीर, वो जो लड़की साड़ी में आई थी वो कौन थी? पापा वो पावनी है, मेरी क्लासमेट है। अच्छा, मैंने देखा उसे, मुझे बहुत ही संस्कारी लड़की लगी वो। हाँ पापा, वो संस्कारी भी है और बहुत समझदार भी, क्लास में फर्स्ट आती है हमेशा। वैसे उसके हाथ में एक गिफ्ट भी था ना? वो कहाँ है, जरा लेकर तो आओ। ओम प्रकाश के कहने पर समीर पावनी का लाया हुआ गिफ्ट लेकर आया। ओम प्रकाश देखना चाहते थे कि पावनी उनके बेटे के लिए क्या लेकर आई थी। जब ओम प्रकाश ने वो गिफ्ट खोला तो उसमें भगवान गणेश की प्रतिमा थी। तुम्हें पता है कि वो लड़की तुम्हें गणेश जी क्यों देकर गई? अब उसे अच्छे लगे होंगे शायद। बुद्धू, गणेश भगवान बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इसीलिए वो तुम्हें गणेश जी की मूर्ति भेंट करके गई है। चलो आओ, इन्हें मंदिर में स्थापित करते हैं। गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के बाद ओम प्रकाश उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बहुत देर तक उस मूर्ति को देखते रहे। ओम प्रकाश को पावनी बहुत ही अच्छी लगी थी और वो ये भी समझ रहे थे कि समीर को भी पावनी अच्छी लगती है, लेकिन अब वो पावनी का मन टटोलना चाहते थे। और फिर एक दिन फोन पर, क्या पावनी आज भी नहीं आई? अरे एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक भी क्लास मिस नहीं करती। चल मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत है? पापा, पावनी 3 दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या बात है। तो उसे फोन कर लो। पापा यही तो दिक्कत है, उसके पास फोन नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम कॉलेज जाओ, मैं पता करवाता हूँ। ओके पापा। अब समीर के साथ साथ ओम प्रकाश को भी पावनी की चिंता हो रही थी। शाम तक ओम प्रकाश ने पावनी के बारे में पता लगा लिया। अगली सुबह ओम प्रकाश समीर के साथ अपनी कार में पावनी के गांव की तरफ निकल पड़े। उधर गांव में, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरे बाबा के जाने के बाद मैं उस मुखिया का कर्जा चुका नहीं पाई, और देख आज मेरी और तेरे बाबा की गलती की वजह से तेरी जिंदगी नरक बनने जा रही है। ऐसा मत कहो माँ, बाबा और आपने जो भी किया वो सब मेरे लिए तो किया, लेकिन अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। कुछ देर बाद पावनी दुल्हन के लिबास में थी, मगर उसके चेहरे पर कोई रंगत नहीं थी। शादी की रस्में शुरू हुई। पावनी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब कहाँ जाने वाली थी, क्योंकि उसका होने वाला पति मंडप में शराब पिए बैठा था और बार बार गिर रहा था। तभी वहाँ एक कार आकर रुकी जिसमें समीर और उसके पापा ओम प्रकाश बैठे थे। पावनी को दुल्हन के लिबास में देखकर और दूल्हे को नशे में देखकर ओम प्रकाश को गुस्सा आ गया। रुक जाओ। तुम कौन हो और शादी क्यों रुकवा रहे हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि क्या पावनी शादी के लिए राजी है? ओम प्रकाश के सवाल को सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग चुप हो गए और पावनी रोने लगी। ओह,
तो तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। बेटी, तुम्हें ये शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है? अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है भाई? इसके बाप ने इसकी पढ़ाई के लिए मुझसे 10 लाख रुपए उधार लिए थे हैं, मगर वो तो उधार लेते ही मर गया। अब मैं क्या करूं बताओ? ये बुढ़िया तो मेरा कर्ज चुकाने से रही, इसीलिए मैंने इसकी बेटी को ले लिया। अरे इसे तो एहसान मानना चाहिए मेरा। बाकायदा इस लड़की की शादी करवा रहा हूँ अपने बिरजू के साथ हैं। इस नशेड़ी के साथ ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, तो पावनी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? ए सेठ, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इसके बाप ने पैसे लिए थे ना मुझसे, तो यही चुकाएगी, और कौन चुकाएगा? एक तरह से मैंने खरीद लिया है इसे, समझे? बेटियां बिकाऊ नहीं होती मुखिया, ये शादी हरगिज नहीं होगी। और रही बात तुम्हारे 10 लाख रुपए की, तो ये लो पूरे 15 लाख रुपए हैं, सूद समेत। लगता है बहुत बड़े आदमी हो, है? तभी झट से 15 लाख रुपए निकाल कर दे दिए। बढ़िया है, बढ़िया है। वैसे अब हम तो चले जाएंगे, लेकिन 3-4 लाख इस कमला को भी दे दो, क्योंकि बिना दहेज के इसकी बेटी से शादी कौन करेगा? मेरा बेटा समीर करेगा, अभी इसी मंडप में, वो भी बिना कुछ लिए, समझे? क्योंकि बेटियां खरीदी नहीं जाती, पूजी जाती हैं। अब रुकिए पापा, मैं पहले पावनी से पूछना चाहिए, वो मुझसे शादी करना भी चाहती है या नहीं। इतना कहकर समीर ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से पावनी की तरफ देखा और पावनी आंखों में खुशी के आंसू लिए समीर और उसके पिता के पैरों में गिर पड़ी। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर बड़े धूमधाम से पावनी की बारात आई और समीर पूरे सम्मान के साथ उसे ब्याह कर अपने घर ले गया। वर्षा के माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके भैया भाभी ही उसका सहारा थे। सुबह की पहली भोर के साथ वर्षा जागती और सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती, जबकि उसकी भाभी पानी का गिलास तक नहीं उठाती। एक रोज जब वर्षा का भाई गगन ऑफिस के लिए जाता है, तो उसकी भाभी निशा अपने बिस्तर पर पड़े पड़े वर्षा को जोर जोर से आवाज लगाती है। उसकी आवाज सुनकर वर्षा भागी भागी अपनी भाभी के कमरे में जाती है और डरते हुए बोलती है, क्या हुआ भाभी, कुछ काम है क्या? अरे निकम्मी, कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, हैं? सुनती क्यों नहीं है? तुझे पता है ना कि मुझे उठते ही कॉफी चाहिए होती है। भाभी, मैं 2 बार कॉफी लेकर आई थी, लेकिन आप तब सो रही थी, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। ओह, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग गई। कब आई तू मेरे कमरे में? अब भाभी, आपके उठने का कोई टाइम तो फिक्स है नहीं, इसलिए मैं खुद ही बार बार आकर नजर मारती रहती हूँ कि आप कब उठोगे। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है कि मैं देर तक बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ? रुक, बहुत दिन हो गए तेरी हड्डियां तोड़े हुए, अभी बताती हूँ तुझे। निशा का स्वभाव कुछ ऐसा ही था, उसे सिर्फ खुद से ही प्यार था और किसी की उसे पड़ी ही नहीं थी। फिर एक दिन निशा की सहेली दिव्या उसके घर आती है। दोनों मिलकर ड्रिंक करती हैं और उसके बाद पत्ते खेलने लगती हैं। तभी दिव्या निशा से कहती है, यार निशा, बाहर बारिश हो रही है, अगर गरम गरम पकौड़े खाने को मिले तो मजा ही आ जाए। तो रुक, मैं अभी वर्षा को बोलती हूँ। वर्षा, वर्षा, अरे कहाँ मर गई? जी भाभी की बच्ची, जल्दी से किचन में जा और हमारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर ला। थोड़ी देर के बाद वर्षा दोनों के लिए पकौड़े बनाकर लाती है। ये देख दिव्या निशा से कहती है, वैसे निशा, तू है तो सचमुच बड़ी ही दिल वाली, तभी तो बिन माँ बाप की इस लड़की को अभी तक अपने घर पर रखा हुआ है। तूने अब तक इसकी शादी नहीं की, अब तो तू जल्दी से इसकी शादी कर दे और अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा ले। हाँ, अरे वर्षा, तू अब तक यहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ खड़े खड़े हमारी बातें सुन रही है क्या? चल निकल यहाँ से। अरे यार, इस मुसीबत को तो मैं भी जल्द से जल्द अपने घर से भेजना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए कोई लड़का मिले तभी तो। और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि भले लड़का कैसा भी हो, लेकिन वो बस दहेज न मांगे और शादी भी सस्ते में ही कर ले। बल्कि मैं तो कहती हूँ कोर्ट मैरिज या मंदिर में ही कर ले, ताकि कोई झंझट भी ना हो और मुझे इस पनौती पर पैसे भी ना खर्च करने पड़े। अगर तुझे पैसे से इतना ही प्यार है तो अपना पैसा लगाने की जगह ऐसा कुछ सोच कि तेरी ननद की वजह से तेरी अच्छी कमाई हो जाए। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अपनी कुंवारी ननद का सौदा करके, और ऐसा करके तेरे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। एक तो तुझे पैसे देने की जगह पैसे मिलेंगे और साथ ही तुझे उससे छुटकारा भी मिल जाएगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इससे तू भी खुश हो जाएगी और वो भी। सौदा?
अरे अगर मेरे पति को पता चला ना कि मैंने उनकी बहन का सौदा किया है तो तब तो वो पक्का मेरा भी सौदा कर देंगे। इससे तो यही अच्छा है कि जब तक ये यहाँ है मेरी नौकरानी बनकर ही रहे। देख निशा, मैं तो तेरी भलाई के बारे में ही सोच रही थी। अब तो भले ही कितनी भी छोटी शादी करे अपनी ननद की, लेकिन उसमें ना करके भी तो खर्चा हो ही जाएगा। अब आगे तेरी मर्जी की तू क्या करना चाहती है, इसीलिए मेरी मान तो उसका सौदा कर ही दे। निशा भले ही दिव्या को अपने पति की बहन का सौदा करने से मना कर देती है, लेकिन लालची स्वभाव के कारण वो आखिर कब तक अपने लालच को दबा कर रखती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन निशा का पति गगन मिठाई का डब्बा लेकर आता है। अरे अपना मुंह मीठा करो तुम दोनों, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी बहन वर्षा के लिए एक बहुत ही बड़े अमीर घर से रिश्ता आया है। क्या रिश्ता? और वो भी अमीर घर के लड़के का? हाँ रिश्ता, और मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। एक बार तुम दोनों भी लड़के से मिल लो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। और वैसे भी हमारी वर्षा की उम्र अब शादी लायक हो चुकी है। लेकिन भैया, अगर मेरी शादी हो गई तो फिर आप लोग कैसे रहोगे? भाभी को भी घर के काम करने की आदत नहीं है। अरे मेरी गुड़िया रानी, अब तो हमारी फिक्र करना छोड़ और अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच। बस तेरी शादी हो जाए और हमें क्या चाहिए। और तू काम छोड़ेगी तभी तो निशा के सर पर जिम्मेदारियां आएंगी। ये मेरे पति की बहन जो मुझे फूटी आंख नहीं भाती, उसकी शादी एक बड़े और अमीर घर में? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अब मुझे कुछ करना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले दिन निशा अपनी सहेली दिव्या से मिलती है और उससे अपनी ननद के सौदे की बात करती है। 2 दिन बाद निशा वर्षा को अच्छे से तैयार करके एक पार्क में ले जाती है और कुंती देवी नाम की एक औरत से मिलवाते हुए कहती है, ये मेरी कुंवारी ननद है जो कि दिखने में काफी सुंदर है और ये आपको भी काफी पसंद आएगी। भाभी ये कौन है और मुझे इनसे क्यों मिलवाने लाई है? ये मेरी रिश्तेदार है और अब तुम इनके साथ ही जाओगी। लेकिन क्यों भाभी, मैं इनके साथ क्यों जाऊं? और भैया ये बात जानते हैं क्या? हाँ, उन्हें सब पता है। दरअसल हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं और उन्होंने ही कहा था कि मैं तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार के घर छोड़ाऊं। इसके बाद निशा कुंती देवी को अकेले में लेकर जाती है और उससे कहती है, मैं अपनी इस ननद का सौदा तुमसे कर रही हूँ। अब आज के बाद तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार अच्छे से सोच लो, फिर मत बोलना कि इसको वापस भेज दो। अगर एक बार हमारा सौदा पक्का हो गया तो फिर मैं तुम्हें नहीं जानती और ना ही तुम मुझे। ठीक है, तो फिर सौदा पक्का। अपनी ननद का सौदा करके शाम को निशा वापस अपने घर आती है तो गगन उसका इंतजार कर रहा होता है। कहाँ रह गई थी निशा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ चली गई थी? और ये वर्षा कहाँ है? वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं भी वर्षा को ही ढूंढ रही हूँ, वो सुबह से लापता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी करवाने की बात से वो परेशान हो गई हो और उसने घर ही छोड़ दिया हो। वर्षा सुबह से गायब है और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? अरे मैं उसका भाई हूं, कोई कसाई नहीं जो उसकी मर्जी जाने बिना ही उसकी शादी कर देता। अब मैं जा रहा हूं अपनी बहन को ढूंढने। इतना कहने के बाद गगन अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको वर्षा का कहीं पता नहीं चलता। काफी खोजबीन के बाद भी जब उसे वर्षा नहीं मिलती तो वो थक हार कर घर वापस आ जाता है। वो जैसे ही अंदर जा रहा होता है तभी उसे अपनी पत्नी की बातें सुनाई देती हैं। अरे यार, अभी तो उस पनौती, मेरा मतलब है गगन की बहन का सौदा करके पैसे मिले हैं मुझे, तो मैं तुझे 1-2 दिन में तेरे पैसे भी दे दूंगी। ये बात अच्छे से याद रखना निशा कि तुम्हारी कुंवारी ननद का सौदा करने का आइडिया मैंने ही तुझे दिया था। तुझे जल्दी मेरा हिस्सा भी मुझे दे देना चाहिए। अगर कहीं तेरे पति के आगे मैंने मुंह खोल दिया ना तो तुझे दिक्कत हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही है तू? मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रही हूँ? मैं तो यही बोल रही हूँ कि 1-2 दिन वेट कर ले। समझती क्यों नहीं है तू? कुछ ही देर में उन दोनों के बीच में काफी तू मैं हो जाती है और दोनों एक दूसरे की सारी पोल पट्टी खोल देती हैं, जिसे गगन सुन लेता है और वो अंदर आकर कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो अपनी ही ननद का सौदा कर दिया। अरे तुमसे अच्छे तो पराये लोग होते हैं जो कम से कम हमदर्दी तो दिखा देते हैं। तुम्हारी तरह दिखावा तो नहीं करते। गगन, तुम, अब तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अब हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। अब भला मैं अपनी ननद का सौदा कैसे कर सकती हूँ? इसके बाद गगन निशा से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और उसे अपने घर से निकाल देता है और फिर पुलिस की मदद से अपनी बहन को ढूंढ निकालता है और उसे अपने घर वापस ले आता है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब
कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।